अब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है। हाँ, तो क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा था। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक मेडिकल स्टोर पे चले जाए तो वहाँ लाखों दवाइयाँ होती हैं। एक इंसान के लिए इतनी सारी दवाइयों को हैंडल करना, कौन सी दवाई चाहिए, उस पर्टिकुलर दवाई को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, ये जो केमिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी जितनी भी एक जैसी दवाइयाँ होती हैं उनको एक तरफ अरेंज करके रख देते हैं, फिर जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं जिनमें आपस में सिमिलैरिटीज होती है उनको अरेंज करके रख लेते हैं। हार्ट वाली जितनी दवाइयाँ होंगी उसको ये एक कॉलम में डाल देंगे। जितनी भी गुर्दे से रिलेटेड यानी कि आपकी क्या है, जितनी भी डायरिया वगैरह से रिलेटेड दवाइयाँ होती है उसको एक तरफ कर देते हैं, जितनी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दवाइयाँ होती है उनको एक तरफ कर देते हैं। इसको कहते हैं आप क्लासिफिकेशन। आपने दवाइयों में देखा सिमिलैरिटी क्या है, उन सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर आपने उनका ग्रुप बना के एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया। यही हम अपनी आम लाइफ में भी कर रहे होते हो। अब मैं मिसाल के तौर पे मुझसे मेरी वाइफ कहती है कपड़े इस्त्री करो, और कपड़े इस्त्री कर करके ना इनको तय करके अलमारी में रखो, इतना जुल्म होता है मुझ पे। तो अगर मुझसे मेरी वाइफ कहती है कि जी अपने कपड़े को तय करके रखो अलमारी में, तो मैं ऐसे ठूस नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ। मेरी जितनी भी एक जैसी चीज होती है, जैसे कि जितनी भी शर्ट्स होती हैं, अब वो सारी सिमिलर है ना, क्योंकि मैं उनको ऊपर पहनता हूँ। क्योंकि मैं उनको ऊपर पहनता हूँ तो वो सिमिलर हो गई। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, शर्ट्स को, सारी शर्ट्स को अरेंज करके एक कॉलम में रख देता हूँ। जितनी भी पैंट होती है उनको अरेंज करके एक कॉलम में रख देता हूँ। जितने भी सॉक्स होते हैं उनको अरेंज करके एक कॉलम में रख देता हूँ। इतना सुगड़ आदमी हूँ मैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन की है। जितनी भी सिमिलर चीजें थी हमने उनका एक ग्रुप बना दिया। ये हर जगह, आपको हर जगह, आप लाइब्रेरी में चले जाओ, एक जैसी बुक एक ही कॉलम में मिलती है आपको। एक रैक होगा उसके अंदर सारी बायोलॉजी की बुक होंगी, एक रैक होगा उसमें सारी केमिस्ट्री की बुक होंगी, एक रैक होगा उसमें सारी साइकोलॉजी की बुक होंगी। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। चीजों में जो सिमिलैरिटीज होती हैं, जो एक जैसी इनमें खूबियां होती हैं, हम उनकी बुनियाद पर उनका ग्रुप बना देते हैं, जो कि बाकी तमाम ग्रुपों से डिफरेंट होता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे पढ़ने में, हैंडल करने में आसानी हो जाती है। अगर आपको शर्ट चाहिए तो आप खाली उस शर्ट वाले कॉलम में घुसोगे, पूरी अलमारी को खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बायोलॉजी की बुक चाहिए तो आप खाली बायोलॉजी वाले रैक में जाओगे, वहां से निकाल लोगे। अगर आपको दिल की दवाइयाँ चाहिए तो आप खाली दिल की दवाइयों वाला जो रैक है उसमें जाएंगे और आप दिल की दवाई निकाल लेंगे। आसानी होती है क्लासिफिकेशन करने से, ग्रुप बनाने से, वगैरह वगैरह। अब मैंने आपको बताया था कि हमने अब तक तकरीबन 15 लाख के करीब अलग अलग स्पीसीज जो है वो डिस्कवर कर ली है। हमारे पास दुनिया में 15 लाख से भी ज्यादा हो गई है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई नया डिस्कवर हो जाता है। अभी भी एक कोरोना डिस्कवर किया हुआ इन्होंने। तो हमने 15 लाख के करीब स्पीसीज जो है वो डिस्कवर कर दी हैं। और ये 15 लाख जो है आपस में कुछ से मिलती भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई जाती है इनमें, दूसरों से डिफरेंट होती हैं। जैसे कि पौधों में आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आती हैं कि जी पौधा ग्रीन है, दूसरा वाला पौधा भी ग्रीन है, लेकिन आपस में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है उनमें। किसी के अंदर कोई हाइट छोटी होती है, कोई बड़ा होता है। इसी तरीके से आपको शेर और टाइगर के अंदर सिमिलैरिटीज मिलेंगी, लेकिन उनमें डिसिमिलैरिटी भी है। वुल्फ और गधे नहीं, जेबर और गधे में जो है सिमिलैरिटीज भी है, डिसिमिलैरिटीज भी है। दोनों चार पैर पे मिलता है, लेकिन दोनों की स्किल पर फर्क है। तो हमने क्या किया, 15 लाख ऑर्गेनिजम्स पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। तो हमने क्या किया, हमने इनको, इनकी जो सिमिलैरिटीज थी उनके बुनियाद पर इनके हमने ग्रुप बना दिए। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। हमने इन 15 लाख ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कर दी। हमने देखा कि जो जो सिमिलर्स थे हमने उनका एक ग्रुप बना दिया, जो जो सिमिलर्स थे हमने फिर एक ग्रुप बना दिया। इस तरह करके हमने ग्रुप बना दिए। फिर हर ग्रुप के अंदर हमने देखा कि ये इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो हमने उस ग्रुप के अंदर भी मजीद ग्रुप बना दिया, ग्रुप के अंदर भी ग्रुप। तो ये कहलाती है क्लासिफिकेशन, जो हम टैक्सोनॉमी में पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो स्टार्ट होती है ना, यानी आपने जो 15 लाख ऑर्गेनिजम्स को, जो आपने सबसे पहला ग्रुप बनाया है, उसको हम कहते हैं किंगडम। 15 लाख ऑर्गेनिज्म का जो स्टार्टिंग ग्रुप होता है उसको आप कहते हो किंगडम। टोटल 5 है हमारे पास। हमने पूरी दुनिया के जो 15 लाख ऑर्गेनिज्म है, हमने इनको 5 किंगडमों में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम्स के अंदर हमने इनको बांट दिया। अब जाहिर बात है, एक किंगडम के अंदर तो फिर लाखों लाखों ऑर्गेनिज्म होता है। एक किंगडम के अंदर 2 लाख, एक में 10 लाख, इस तरह ज्यादा तादाद में होता है। तो फिर हमने इन किंगडम्स के अंदर भी फिर मजीद ग्रुप बना दिए। इन किंगडम्स के अंदर जो ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं फाइलम्स। फिर फाइलम्स के अंदर भी हमने ग्रुप बनाए हुए, उनको हम कहते हैं क्लास। इस तरह करके हमने क्लासिफिकेशन की है। तो हमारा जो स्टार्टिंग लेवल होता है, जो हमारा पहला ग्रुप होता है ना क्लासिफिकेशन का, उसको हम कहते हैं किंगडम्स।
फिर किंगडम्स के बाद आते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, और फिर आती है आखिर में स्पीशीज। अब ये जो बाकी ग्रुप है ना, ये हम चैप्टर 5 में ही पढ़ेंगे, लेकिन जो पहला ग्रुप होता है क्लासिफिकेशन का, जो पहला लेवल होता है ना किंगडम्स, उसको हमने आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 किंगडम्स हैं जिसमें आपने 15 लाख ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। लेकिन क्या ये शुरू से ही 5 थे? क्या लोगों ने जब क्लासिफिकेशन शुरू की थी तो क्या शुरू में ही 5 बनाए थे किंगडम्स? इसका जवाब है नहीं। शुरू में जब आपके पास जब ये क्लासिफिकेशन की जरूरत पेश आ रही थी, जब लोगों को लगा था कि जी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपों में तकसीम किया जाए, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाए जाए, तो लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के 2 ग्रुप बनाए थे। एक था एनिमल्स और दूसरे थे प्लांट्स। ये मैंने आपको शुरू में भी जब बायोलॉजी की फंडामेंटल ब्रांचेस बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। तो एनिमल्स और प्लांट्स के नाम से 2 ग्रुप बना दिए जी। एनिमल्स क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, उनमें सेल वॉल नहीं होता, और मोटाइल कह लें आप इसको, मोटाइल होते हैं ये अभी मैं बताता हूँ ये सब टर्म्स क्या है। इसी तरह जो प्लांट किंगडम था, प्लांट जो ऑर्गेनिजम्स थे वो थे ऑटोट्रॉप्स, एक बात। दूसरी, सेल वॉल प्रेजेंट होता है उनमें, मौजूद होता है। और तीसरी बात, नॉन मोटाइल होता है ये। अच्छा, यहाँ सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, तो जब शुरू में लोगों को लगा कि यार क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स, बहुत मुश्किल है इन सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, इनको कुछ ग्रुप ग्रुप में तकसीम करो ताकि हमें ग्रुप की स्टडी करें, हमें उसके अंदर मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हो जाए। तो 2 ग्रुप बनाए, एनिमल और प्लांट। एनिमल्स कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स को, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होता है और मोटाइल होते हैं, और प्लांट्स कहते हैं ऑटोट्रॉप को, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपका टॉपिक यहाँ पर ये दोनों अभी फिलहाल रोक के आपको पहले 2-4 चीजें, जरा 2-4 टर्म्स आती हैं, पहले मैं जरा उनको एक्सप्लेन कर दूं ताकि फिर मैं उन टर्म्स को यूज करूं तो आपको परेशानी ना हो। पहला, ये ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे इनको हम फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, कैन प्रिपेयर देयर फूड। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए ये अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पौधे, जितने भी प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये एक प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस के जरिए ये अपना खाना बना लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब उस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और क्लोरोफिल कंपाउंड चाहिए होता है। क्लोरोफिल नाम का एक ऑर्गेनल होता है जो इनके सेल्स में मौजूद होता है। तो ये 4 चीजें होती है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और इनका खाना तैयार हो जाता है। अच्छा, हम एनिमल्स जो है हम ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? हाँ मौजूद है, हमारे पास हवा में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हम पानी नहीं ले सकते? हम पानी ले सकते, बल्कि लेते हैं। क्या हम सूरज की रोशनी नहीं ले सकते? हमारे पास सूरज की रोशनी भी है। हमारे पास वो चौथी चीज नहीं है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए जो चौथी चीज होती है ना, क्लोरोफिल, वो मौजूद नहीं होता हमारे सेल्स के अंदर। बाकी तो हमारे पास सनलाइट भी है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जो आपको फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है, और वाटर भी है। हमारे पास ये सब चीजें मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्या चीज नहीं है? सिर्फ ये चीज नहीं है, क्लोरोफिल। आपके और हमारे सेल्स के अंदर, एनिमल्स के सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। इसी वजह से हम बदकिस्मत, हम ऑटोट्रॉप नहीं है, हम अपना खाना खुद तैयार नहीं करते। पौधों में ये मौजूद होता है क्लोरोफिल, उनके सेल्स में इसका ग्रीन कलर होता है, इसी वजह से आपके जो पत्ते होते हैं ना उनका ग्रीन कलर आ रहा होता है, क्योंकि उनमें ये क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूद होता है, सूरज की रोशनी ये ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले लेते हैं ये, और जमीन से ये पानी ले लेते हैं, चारों चीजें आ गई। अब ये करते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनका खाना तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं अपनी बॉडी में, उनको आप कहते हो ऑटोट्रॉप, और जो नहीं तैयार कर सकते उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप। ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि ह्यूमन्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। जैसे कि इंसान, वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोरोफिल नहीं होता है इनमें, सूरज की रोशनी, ये 3 चीजें तो सबको अवेलेबल है, हर किसी के पास हो जाएगा ये 3 चीजों की जुगाड़। ये चीज नहीं होती है, ये कुदरती तौर पे होता है, अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, हम में है ही नहीं है। तो ये 2 ऑर्गेनिजम्स की तरह टाइप ध्यान में रख लेगा। ऑटोट्रॉप, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, फॉर एग्जांपल प्लांट्स।
और हेटरोट्रॉफ ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्लोरोफिल नहीं होता। इसी तरीके से आपको जो और 2-3 टर्म्स ध्यान में रखनी होंगी, उनमें आता है जी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स हैं, या सेल्स कह सकते हैं, आपको सेल्स कह लेते हैं, चलिए हम सेल्स कह लेते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इसके लिए मैं आपको अब एक डायग्राम दिखाऊंगा। मैं आपके लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ, और आ जाएगी पता नहीं, हाँ ये आ गई। ठीक है जी, अब जरा इस डायग्राम को गौर से देखिएगा। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए बनाई हुई है। लेट मी कंफर्म कि वो सब चीज़ों पर चली गई, हाँ। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी चीज जो बताऊंगा वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जरा इस डायग्राम को देखिएगा, ये दो सेल्स हैं। ये जो आपके पास डायग्राम है ना, ये दरअसल दो सेल्स की डायग्राम है। दोनों सेल में ना एक बहुत बड़ा वाज़ेह फर्क है। क्या फर्क है जी? ये जो आपके पास सेल है जिसके नीचे यूकैरियोटिक सेल लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। ग्रीन कलर का न्यूक्लियस मैंने बनाया हुआ है, वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर वो न्यूक्लियस हमें नजर नहीं आ रहा। न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें मौजूद होती है ना, डीएनए वगैरह, वो तो नजर आ रहा है मुझे, वो ये रहा। इसमें भी देखें आप, यहाँ पे ये रहा, जहाँ पे मेरा माउस है, ये रहा इसका डीएनए वगैरह, और इसमें भी मौजूद है। लेकिन डीएनए इसमें न्यूक्लियस के अंदर पैक है, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर पैक नहीं है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इन दो सेल्स को अगर मैं मवासना करूं, इन दोनों सेल्स का, इन दोनों सेल्स को कंपेयर करूं, तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें एक गोल न्यूक्लियस मौजूद होता है, और जो डीएनए या क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं ना, वो उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और बाकायदा पैक होते हैं, उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते। बाउंड्री है, एक कमरा बना दिया आपने न्यूज के लिए, क्रोमोसोम्स के लिए। तो यूकैरियोटिक सेल में एक विजिबल न्यूक्लियस मौजूद होता है। जितना भी क्रोमोसोम होगा वो सब उस न्यूक्लियस के ही अंदर होगा, बाहर नहीं हो सकता। ऐसे सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे कहते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर की जो भी चीजें होती हैं वो फिर साइटोप्लाज्म में फैल जाती हैं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है, फैल गई। मिसाल के तौर पे आपका पानी टंकी के अंदर कैद है। अब ये जो टंकी है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, पानी को पैक करके रखा हुआ है। आप टंकी तोड़ दें, फिर पानी जो है अंदर का, वो टंकी के अंदर कैद रहेगा? नहीं। अगर आपने टंकी गायब कर दी तो वो पानी फैल जाएगा, बिखर जाएगा हर तरफ। ऐसा हुआ हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, तो ये जो डीएनए होता है, ये फिर साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। कभी यहाँ मिल रहा होता है, कभी पीछे हो जाता है, आगे पीछे होता रहता है। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, हम उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, हम उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक क्या है? न्यूक्लियस, विजिबल न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। विजिबल न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये जरा फर्क ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बहुत आता है। एक और आपको बात बताता चलूँ, वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म में होगा ना, वो यूनिसेलुलर होता है, सिर्फ यूनिसेलुलर। कोई भी दुनिया का ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है वो आपको मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों मिलता है, एंड यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या है, ये भी आ गई, तो अब ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यूनिसेलुलर क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर खाली एक सेल होता है, सिंगल सेल मौजूद होता है उनकी बॉडी। जैसे कि ये जो आपके सामने प्रोकैरियोटिक बनाया हुआ है ना, ये दरअसल एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया की बॉडी में देखा आप, एक ही सेल है बस। एमीबा एक ही सेल होता है। वायरस तो नहीं हम लेंगे, यूग्लेना, पैरामीशियम, क्लेमोडोमोनास, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल मौजूद होता है, दो या दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते, सिर्फ एक ही सेल होता है। ऐसे सेल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, मैनी सेल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि इंसान, पौधे, एनिमल्स, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। हमारे अंदर मिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियंस होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में दो हमें सेल्स नजर आ रहे होते हैं, चार नजर आ रहे होते हैं। तो ज्यादातर वो होते यूनिसेलुलर है, कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। कॉलोनी के फॉर्म में, कॉलोनी और ये सिसाइल और ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
फ्री लिविंग या कॉलोनी होता है ये, फ्री लिविंग, और इसका दूसरा टर्म होता है कॉलोनी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अकेले रहते हैं, अकेले होते सिंगल सेल के होंगे और अकेले रह रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं फ्री लिविंग। जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है वो फ्री लिविंग होता है, अकेले रहता है। और कॉलोनी वाले क्या होंगे जी, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, मिलकर कॉलोनी बना लेते हैं, मिलकर एक जगह रह रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉलोनी वाले ऑर्गेनिज्म। तो मैं आपको ये 2-4 टर्म्स बताई है मैंने, जरा दोबारा से रिवाइज करें, फिर हम किंगडम्स की तरफ वापस जाते हैं। पहला, ऑटोट्रॉप, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। हेटरोट्रॉप, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, एनवायरमेंट से बेचारे हासिल करते हैं अपने खाने को, जैसे कि एनिमल्स। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं जी, ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो आपको वाज़ेह तौर पे नजर नहीं आ रहा होता, गायब होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, मल्टीसेलुलर हम बहुत सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, यानी जिनकी बॉडी में कई सेल होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। फ्री लिविंग जो अकेले रह रहे होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं। और कॉलोनी वाले वो होते हैं जी जो कि मिल के रह रहे होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं ना, हम फ्री लिविंग होते हैं, हम अकेले रहते हैं, अकेले अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। कॉलोनी वाले जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रहे होते हैं, यानी बहुत सारे मिलके एक जगह रह रहे होंगे, उनको आप कहोगे कॉलोनी। और ये भी याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म में होगा तो वो ऑर्गेनिज्म हमेशा यूनिसेलुलर होगा। आपको कोई ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब तक हमने डिस्कवर नहीं किया जिनकी बॉडी में सारे सेल्स प्रोकैरियोटिक हो, ऐसा कोई भी नहीं है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होंगे, फिर वो आपको जिस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ना, वो यूनिसेलुलर होगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स हमें यूनिसेलुलर में भी मिलते हैं, मल्टी सेलुलर में भी मिलते हैं। ये बात जरा ध्यान में रखते हैं। सेल वॉल, एक और चीज आएगी सेल वॉल, तो आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि प्लांट के अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक और चीज मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, बिल्कुल आउटर होती है, बिल्कुल बाहर होती है प्लांट के अंदर। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ठीक है जी। और भी कुछ टर्म्स आएंगे तो वो मैं आपको लेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब मैं बता रहा था आपको कि जब आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो आपने पहले 2 ग्रुप्स बना दिए, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे आप लोगों को 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया। ये वो 2 ग्रुप थे, एक एनिमल्स थे और एक प्लांट्स थे। एनिमल्स में आपने उन ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जो कि हेटरोट्रॉप हुआ करते, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, पहली बात। दूसरा, उनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तीसरा, वो मोटाइल होते हैं, यानी कि वो हरकत कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और प्लांट्स में आपने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया जो ऑटोट्रॉप थे, उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है और वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो हरकत नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आपने प्लांट में डाला। अब जब आपने प्लांट में डाल ये 2 ग्रुप बनाए तो आपने इनका नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया एनिमल, इस ग्रुप का नाम जो है आपने रख दिया एनिमल किंगडम। और ये जो ग्रुप था प्लांट वाला, इसका आपने रख दिया प्लांट किंगडम। तो ये 2 ग्रुप आपने बना दिए, एक एनिमल किंगडम और एक प्लांट किंगडम। ठीक है जी। ये उस वक्त बहुत कम ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हुए थे, तो बस इन्होंने, आप समझ लें, जितने भी ये एनिमल, जैसे हम लोग जितने भी है वो सारे इसमें आ गए थे, और जितने भी पौधे उनको नजर आ रहे थे वो इसमें आ गए थे। पौधों में ये 3 खूबियां तो होती है ना, ऑटोट्रॉप होते हैं, वो सेल वॉल मौजूद होता है उनमें, और नॉन मोटाइल होते हैं। और एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल हमारी बॉडी में ये सेल्स में नहीं होता, और हम मोटाइल होते हैं। तो ये उस वक्त चूंकि कम ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हुए थे, तो सिर्फ इन्होंने ये 2 किंगडम्स बनाए, और ये 2 किंगडम्स बना के जितने भी उनके पास ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उनको डाल दिया। उसके बाद कहानी खराब होती है। कहानी खराब कैसे होती है कि कुछ मजीद ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड होते हैं, फंगस डिस्कवर्ड होता है, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड होता है, एल्गीज डिस्कवर्ड होते हैं, प्रोटोजोन्स डिस्कवर्ड होते हैं। 4 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स फिर डिस्कवर्ड हुए। एक हुआ जी फंगस, एक हुआ एल्गी, उसके बाद तीसरा जो डिस्कवर्ड हुआ वो था बैक्टीरिया, और चौथा जो डिस्कवर्ड हुआ वो तो प्रोटोजोन्स। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, ये 4 किस्म के ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हुए। इन्होंने क्या किया जी, एग्जाम्पल में यहाँ डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, एनिमल में तो उन्होंने तमाम एनिमल्स को डाला हुआ था। इसी तरीके से प्लांट के अंदर इन्होंने क्या है जी, 2 किंगडम्स जब बने हुए थे तो इन्होंने जितने भी प्लांट्स थे उनको डाला हुआ था। ठीक है, जितने भी एनिमल्स उस वक्त थे मौजूद, एनिमल किंगडम में आ गए, जितने भी प्लांट्स उस वक्त मौजूद थे प्लांट किंगडम में आ गए। फिर जी ये 4 ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड हुए, फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये चारों, ज्यादातर से इसमें ये प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया, ये तो यूनिसेलुलर ही होते हैं।
अच्छा, एल्गीज जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, और फंगस जो है वो एक यूनिसेलुलर है, लेकिन बाकी सारे जो फंगस है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन बड़ा साइज छोटा होता है। तो इसको आप बेहतरीन देखने के लिए, इसको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो इन चारों की डिस्कवरी जो है वो माइक्रोस्कोप से रिलेट थी, माइक्रोस्कोप से रिलेट थी। तो जैसे माइक्रोस्कोप अच्छा हुआ इनके पास, अच्छा माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ, जब उन्होंने देखा तो ये चार ऑर्गेनिज्म और आ गए इनके पास। अब इन्होंने क्या किया जी, इस फंगस को इन्होंने उठा के डाल दिया एनिमल्स के अंदर। ठीक है जी। वजह क्या थी, फंगस के अंदर सेल वॉल, वजह सॉरी, इधर डाला, इधर प्लांट में, फंगस को प्लांट में डाला, एल्गी और बैक्टीरिया इनको भी उठा के इन्होंने डाल दिया जी प्लांट के अंदर। कॉमा लगा देता हूं मैं। वजह क्या थी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये जो प्रोटोजोअन्स थे इनको उठा के डाल दिया इन्होंने एनिमल्स के अंदर। तो ये जो नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हुए, इन्होंने क्या करा, इन्हीं दो किंगडम्स के अंदर उनको एडजस्ट कर दिया। प्रोटोजोन्स को एनिमल में डाल दिया, फंगस, एल्गी और बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांट में डाल दिया। वजह क्या थी, प्रोटोजोन्स को इन्होंने इधर क्यों डाला जी, प्रोटोजोन्स मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। एमीबा वगैरह जहन में रखिएगा, आपको याद होगा 9th क्लास के प्रैक्टिकल के अंदर भी आपने स्लाइड में देखा था, एमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोन्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मूव कर सकते हैं। सेल वॉल इनमें कुछ में सेल वॉल, एक आधी स्पीशी में सेल वॉल होता है, अदरवाइज सेल वॉल नहीं होता। तो इन्होंने क्या करा, जो हेटरोट्रॉप होते हैं, ज्यादातर हेटरोट्रॉप होते हैं। तो प्रोटोजोन्स को इन्होंने इस किंगडम में डाल दिया, क्यों, क्योंकि ये पहली बात है मोटाइल थे, हरकत कर सकते थे। दूसरा ये हेटरोट्रॉप थे, इनकी ज्यादातर स्पीशी जो है वो हेटरोट्रॉप थी, और सेल वॉल इनमें मौजूद नहीं था। तो इन तीनों की बुनियाद पर प्रोटोजोन्स को आपने उठा के इधर डाल दिया, और आप इनको क्या कहने लग गए कि ये एनिमल्स है, क्योंकि एनिमल किंगडम में आ रहा है, लिहाजा इनको भी आप क्या कहते हो कि ये एनिमल्स है। तो बल्कि कहने क्या लग गए, इनको कहने लग गए ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और प्रोटोजोन्स को कहने लग गए कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो इसका एक इन्होंने दूसरा नाम भी रख दिया कि ये दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स, क्योंकि होते एक सेल वाले हैं, लेकिन हेटरोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल नहीं होता, मोटाइल होते हैं। एनिमल्स वाली तीनों खूबियां है ना इनमें, ये वाली, क्योंकि तीनों खूबियां, लिहाजा इन्होंने कहा जी ये एनिमल्स है, क्योंकि एक सेल के, लिहाजा इनको यूनिसेलुलर एनिमल्स का नाम दे दिया। ठीक है जी, यहाँ पे इसको डाल दिया। अब आया इधर, फंगस को उठाकर इन्होंने प्लांट किंगडम में क्यों डाला, क्योंकि फंगस के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, फंगस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इस वजह से फंगस को इन्होंने उठा के प्लांट किंगडम में डाल दिया। एल्गीज को क्यों डाला जी, क्योंकि एल्गीज में भी सेल वॉल होता है, ऑटोट्रॉप होते हैं ये। और बैक्टीरिया को क्यों डाल दिया जी, क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है। तो इन तीनों को डालने की, प्लांट किंगडम में डालने की वजूहत थी। फंगस को क्यों डाला जी, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल है। एल्गी को क्यों डाला, क्योंकि वो ऑटोट्रॉप भी है, सेल वॉल भी है उसके पास। और बैक्टीरिया को भी डाल दिया कि जी वो सेल वॉल रखता है। अब जब यहाँ से ये दो किंगडम से एडजस्ट हो गए जी, चलती रही कहानी। फिर आगे जाके ना काम खराब हुआ। काम खराब क्या हुआ, जब इनकी मजीद स्टडी की गई तो गड़बड़ नजर आई। क्या गड़बड़ नजर आई, पहली इधर आ जाते हैं एनिमल किंगडम में। ये जो प्रोटोजोअन्स स्टडी किए जब इनको, यानी कि ये यूनिसेलुलर एनिमल्स स्टडी किए, तो इनकी बहुत सी स्पीशी के अंदर सेल वॉल नहीं था। बहुत सारे प्रोटोजोअन्स थे जिनमें सेल वॉल नहीं था। बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोन्स थे जो हेटरोट्रॉप नहीं थे, ऑटोट्रॉप थे। जैसे कि यूग्लेना जो होता है वो यूनिसेलुलर है, मोटाइल होता है, लेकिन ऑटोट्रॉप होता है, वो अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। अब गड़बड़ आ गई ना, यहाँ पर वो डला हुआ है एनिमल के अंदर, हालांकि वो हेटरोट्रॉप नहीं है, वो तो ऑटोट्रॉप है। इसी तरीके से एमीबा जो है, एमीबा वगैरह बाकी, बल्कि और कौन से थे, वॉलवॉक्स है, वो भी ऑटोट्रॉप है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोन्स हमने डिस्कवर कर लिए जो हेटरोट्रॉप नहीं थे, जो ऑटोट्रॉप थे। और कुछ के अंदर तो सेल वॉल मौजूद भी था, तो वो तो यहाँ एडजस्ट नहीं कर रहा है, ये गलत आ गया यहाँ पर प्रोटोजोन्स, तो यहाँ पे गलत आ रहा है। तो ये हेटरोट्रॉप और सेल वॉल का ग्रुप है। प्रोटोजोन्स की कुछ स्पीशीज गलत आ रही, कुछ स्पीशीज जो है वो ऑटोट्रॉप थी और उनमें सेल वॉल मौजूद था। तो ये गड़बड़ आई। इधर आए प्लांट किंगडम में, क्या गड़बड़ आई, फंगस जब इन्होंने उठा के इस किंगडम में डाला था तो इसकी रीजन क्या दिया था, क्योंकि फंगस में सेल वॉल मौजूद होता है। लेकिन जब आगे आके आपने फंगस को स्टडी किया तो पता चला इट इज नॉट ऑटोट्रॉप। कोई भी फंगस की स्पीशी ऑटोट्रॉप नहीं होती, सारे हेटरोट्रॉप होते हैं। सारे फंगस जो है वो हेटरोट्रॉप होते हैं, सेल वॉल मौजूद होता है। यानी कि प्लांट किंगडम की दो में से एक खासियत है, एक खासियत नहीं है। एक खासियत के हिसाब से वो एनिमल में जा रहा है, हेटरोट्रॉप गड़बड़ आ गई इसमें फंगस के अंदर। तो फंगस भी इस ग्रुप में गलत आया हुआ है, क्योंकि ये ग्रुप ऑटोट्रॉप का है, फंगस हेटरोट्रॉप होता है। फिर मजेदार बात ये है कि ये जो सेल वॉल होता है ना, इसका फंगस का सेल वॉल प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके अंदर जो चीजें होती है, जिन मटेरियल से बना होता है, वो भी डिफरेंट होता है। तो दो तीन वजूहत की वजह से फंगस इस ग्रुप में गलत आया हुआ है। उसके बाद आता है एल्गीज पर, आते हैं हम अगर एल्गीज पर,
तो एल्गीज ऑटोट्रॉप होते हैं, हाँ जी होते हैं, सेल वॉल्स होती है उनमें, हाँ जी मौजूद होते हैं, लेकिन वो मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल नहीं होते, मोटाइल होते हैं। यानी ये जो आपके बड़े बड़े प्लांट होते हैं ये तो हरकत नहीं कर सकते, ये तो सारी जिंदगी एक ही जगह निकाल देते हैं, नॉन मोटाइल। लेकिन एल्गीज ऐसी नहीं है, एल्गीज पूरे प्लांट की तरह होते हैं, ऑटोट्रॉप भी होता है उनमें, वो सेल वॉल भी रखता है, लेकिन वो मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। इनसे डिफरेंट हो रहा है वो, इनसे जो है वो डिफरेंट हो रहा है। बल्कि देखा जाए ना एल्गीज, कुछ वो जो प्रोटोजोन्स मैंने आपको बताया ना, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे थे जो ऑटोट्रॉप थे और उनमें सेल वॉल मौजूद थी, उनसे सिमिलर हो रहा है ना जी। गौरतलब बात यही हुई है ना प्रोटोजोन्स की, जैसे कि यूग्लेना, यूग्लेना एक प्रोटोजोन है, वो ऑटोट्रॉप भी है और उसमें सेल वॉल मौजूद होता है। इसी तरह एल्गी में भी ये खासियत है कि वो सेल वॉल भी रखता है और ऑटोट्रॉप भी है, यूनिसेलुलर भी होता है, मोटाइल भी होता है। तो ये एल्गी तो बल्कि इसके बजाय इनसे ज्यादा क्लोज हो रहा है प्रोटोजोन से। लेकिन मजेदार बात क्या है, प्रोटोजोन भी गलत किंगडम में डले हुए, उनको तो उस किंगडम में ही नहीं होना चाहिए, गड़बड़ आ रही है। बैक्टीरिया के साथ क्या मामला आया जी पेश, बैक्टीरिया को सेल वॉल लगता है, ठीक है जिस ग्रुप में डाल दिया, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है वो तो सबों से डिफरेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, बगैर न्यूक्लियस वाला, जब आपको बताया था। बाकी प्लांट, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोन्स, एनिमल, सब के अंदर यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी खूबी है जो बाकी किसी ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिल रही। फिर आप होगा आगे जाके रिसर्च करते हो तो पता चलता है एल्गी के अंदर भी कुछ ऐसे और स्पीशीज हैं जो बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट है। हालांकि वो प्लांट की तरह ऑटोट्रॉप है, उनमें सेल वॉल मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया की तरह वो प्रोकैरियोटिक है। तो अब जहां पर पता चलता है जी कि आपने ये जो दो किंगडम बनाए हुए ना कम पड़ रहा है, हमने बस दो तीन मोटी मोटी बातों की बुनियाद पर दो किंगडम बनाकर डाल तो दी है, लेकिन जब हमारे पास एनिमल्स देख रहे हैं, हमारे पास ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, तो बहुत सारी वैरायटीज हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट हैं, कुछ है जो ऑटोट्रॉप है, कुछ है जो हेटरोट्रॉप है, सेल वॉल कुछ में है कुछ में नहीं है, कोई प्लांट भी दिखता है, एनिमल भी दिखता है, बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर इन दो किंगडम्स को जो है वो कमी लगने लग गई कि हाँ जी दो किंगडम्स के अंदर कमी है, कुछ इसको हल निकाला जाए। तो उसका हल निकला गया, फिर 5 किंगडम्स बनाए, 5 किंगडम्स बनाए, उसको हम कहते हैं 5। रॉबर्ट विटेकर ने बनाए थे, रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर ने फिर 2 किंगडम्स वाली क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, उसकी गलतियां पकड़ी और 5 किंगडम्स बनाए। इसके सिस्टम को हम कहते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम्स इसने बनाए, दो नहीं 5। कौन कौन से 5 थे जी? पहला किंगडम का नाम था किंगडम मुनेरा, दूसरे किंगडम का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरे किंगडम का नाम था किंगडम फंजाई, चौथा था किंगडम प्लांटी और पांचवा था किंगडम एनिमेलिया। ये 5 किंगडम्स बना दिए विटिकर ने। ठीक है जी, अब मैं इन किंगडम्स की जो खासियत है वो इनमें लिखता जाऊंगा। तो अब हमारे पास पहले क्या थे जी, 2 किंगडम्स थे, लेकिन जब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स आए और ऑर्गेनिजम्स को हम जितना पढ़ते गए तो पता चला जी कि ऑर्गेनिजम्स की तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, आप सिर्फ इनको 2 किंगडम्स में नहीं डाल सकते, कम पड़ जाते हैं। तो आपने फिर जो है रॉबर्ट विटिकर ने 5 किंगडम्स बनाए, उसमें पहला किंगडम था किंगडम मुनेरा। इस किंगडम के अंदर इसने क्या किया जी, तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डाल दिए, कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। ठीक है जी, इस किंगडम में, किंगडम मुनेरा में इसने जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सब वो उठा के इसने डाल दिया, भले वो प्लांट किंगडम से था, भले वो एनिमल किंगडम से था। यहाँ पर अगर हम देखें ना, ये यहाँ पर अगर यहाँ से कोई है जो प्रोकैरियोटिक, सॉरी कहाँ है ये, अगर यहाँ इस किंगडम से कोई है उसने उठा के डाल दिया, अगर इस किंगडम से कोई प्रोकैरियोटिक उसने उसमें उठा के डाल दिया, तो ये 2 किंगडम तो उसने खत्म ही कर दिया और उसने 5 नए किंगडम्स बनाए। उसमें पहला था किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा के अंदर इसने क्या करा जी, तमाम जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको डाल दिया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं। तो हम कहते हैं जी कि किंगडम मुनेरा के अंदर तमाम हमारी दुनिया में जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होता है, जो कि यूनिसेलुलर भी होता है, वो सब इसमें आ जाते हैं। कौन कौन से हैं जी? 2 बड़ी मशहूर कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिजम्स है वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। और एक है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये भी जो है मैंने आपको बताया था ना, एल्गीज के अंदर भी कुछ स्पीशीज थी
जो बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोट थी, तो वो ये स्पीशीज थी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी चूंकि प्रोकैरियोटिक का यूनिसेलुलर होता है, तो इसको भी उठाकर इसने मुनेरा में डाल दिया। तो पहला किंगडम बना किंगडम मुनेरा। इसमें आपके तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं। आज भी अगर आप कोई नया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ढूंढोगे ना, आप उसको इसी ग्रुप में डाल दो, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म खाली आपको इसी ग्रुप में मिलता है। बाकी चार जो है ना, ये चारों यूकैरियोटिक के होते हैं। इसमें भी आपको यूकैरियोटिक मिलेगा, ठीक है जी। इसमें भी यूकैरियोटिक है, इसमें भी यूकैरियोटिक है, भैया ये तो बुरी लगती है मुझे चीजें। और इसमें भी यूकैरियोटिक है, और इसमें भी यूकैरियोटिक है। चारों में ना यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक का खाली एक ही किंगडम है बस, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कम होते हैं दुनिया में, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक का खाली ये किंगडम है, किंगडम मुनेरा। तो जितना भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है दुनिया का, वो तमाम इस किंगडम में डल गया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इनको आप कहते हो यूनिसेलुलर। उसके बाद इस पे आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा में इसने क्या किया जी, एक तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, दूसरे यूनिसेलुलर थे, ठीक है जी, बस। और ऑटो और हेट्रो दोनों हो सकते हैं। इसने कहा था कि जी किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, यानी कि ऑटो प्लस हेट्रो। इस ग्रुप पे ना उसको कंफ्यूजन थी, और इसी ग्रुप पे सबसे ज्यादा पंगा आया था इसके। तो इसलिए जो दूसरा किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके अंदर उसने क्या करा जी, अभी आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहेगा ना सारे, ये देखें आप, ये यूकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ये यू। अब यूकैरियोटिक दो तरह का होता है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर डाल दिया इसने किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब यूनिसेलुलर डाल दिया, मल्टी के लिए बाकी है, तीन हो गए। तो अब तक वो कैसे चल रहा है, उसने देखा जी सबसे पहले जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसका उसने एक ग्रुप बना दिया, किंगडम मुनेरा। उसके बाद आया वो यूकैरियोटिक पे। अब यूकैरियोटिक दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर थे उसने बना दिया उसका दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं ना, वो आपको दोनों कैटेगरी के मिलते हैं। कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेटरोट्रॉप है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ऑटोट्रॉप की एग्जांपल दूं, तो यूगलेना, यूगलेना जो है वो यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है और ऑटोट्रॉप होता है, इस ग्रुप में आ गया। और हेटरोट्रॉप की एग्जांपल दूं तो एमीबा, एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, लेकिन हेटरोट्रॉप होता है, ठीक है। तो इस किंगडम में उसने तमाम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। बाकी वैरायटी उसने छोड़ दी, भाई सेल वॉल हो उस तक उसकी बात ही नहीं करी उसने, सेल वॉल है या नहीं, इस ग्रुप में उसने बात ही नहीं करी। उसने कहा भाई सेल वॉल है, नहीं हो, ऑटोट्रॉप है, नहीं हो, हेटरोट्रॉप हो, कोई मसला नहीं है, अगर वो यूनिसेलुलर है यूकैरियोटिक है, इस ग्रुप में डाल दो। उसके बाद आता है फंजाई पे। फंजाई पे इसने यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर। अच्छा याद रखिएगा, फंगस के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म जितने भी फंगस है ना अब तक की दुनिया में डिस्कवर्ड हुए थे, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स फंगस के मल्टी सेलुलर है, एक को छोड़ के, यीस्ट, उर्दू में हम कहते हैं खमीर। खमीर एक फंगस है जो कि यूनिसेलुलर होता है, हम इसको इसी के साथ लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस एक के लिए इसने इस किंगडम में यूनिसेलुलर रख दिया था, बाकी तमाम फंगस जो है वो मल्टी सेलुलर होती है। तो ये जो इसने किंगडम बनाया था ये खास फंगस का बनाया था इसने। जितना भी फंगस है सब ने, सारे फंगस उठा के इसने इस ग्रुप में डाल दिए थे। अब फंगस में तमाम फंगस जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, सिर्फ एक को छोड़ के जो यीस्ट जो होता है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है। तो इस किंगडम फंजाई में इसने फंगस डाले। फंगस की खासियतें क्या होती है, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, सेल वॉल होती है इनके अंदर, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट से जरा डिफरेंट होती है सेल वॉल। और ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप होता है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप ये मैं अभी आपको एनिमल्स में जब आऊंगा तो वहां पर जब मैं इंजस्टिव लिखूंगा तब बताऊंगा। तो ये तीसरा किंगडम बनाया इसने खास फंगस के लिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं, टाइम हमारा हो गया है, ठीक है जी। काफी बड़ा टॉपिक है ये, 2-3 क्लास में सिमटेगा। तो अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि माशान खासकर आप ही होगी, वो बेचारी का नेट का इशू आ गया। माशान नेक्स्ट वीक से ना अब हम 3 दिन क्लास लेंगे, ठीक है जी। जैसे कि फिजिक्स की क्लास होती है ना 3 दिन, इसी तरीके से हम बायो की भी क्लास 3 दिन लेंगे, ठीक है। यानी कि जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता 7 बजे, ठीक है। तो 7 बजे से 7:45 तक फिजिक्स बायो होगी, और फिर 8 से लेके 8:45 तक जो है वो फिजिक्स होगी, ठीक है जी। अब आपको अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिएगा।